अस्सलामुअलैकुम वर्ल्ड में खुशामदीदी हैं जी। 503 का आज हम फाइनल टर्म का पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर करने जा रहे हैं। लेसन नंबर 19 से शुरू करेंगे अपना कोर्स फाइनल टर्म का। लेसन नंबर 19 से आ जाए जी। ये जो टेस्ट हैं, सबसे पहले तो ये जो टाइप्स हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स की, कौन सी तो 2 टाइप्स हैं, इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड अल्टीमेट कॉन्स्टिट्यूएंट। ये 2 टाइप्स आपको पता होनी चाहिए। इसका कॉन्सेप्ट मैं दे चुकी हूँ। स्टार्ट करने से पहले मुझे याद आ गया, स्टूडेंट्स आके फाइनल टर्म या मिड टर्म की इस वीडियो के नीचे आके कमेंट्स करते हैं, मैम आप बता तो रही नहीं है कॉन्सेप्ट, आप बस खाली ये बताती जा रही हैं कि आपको ये पता होना चाहिए। तो अल्लाह के बंदों, मैंने उसकी ना जो कॉन्सेप्ट है उनकी अलग सीरीज़ बनाई हुई हैं चैप्टर वाइज, तो काइंडली जाके उन्हें देख लें, ठीक है। तो ये मुझे आके ना कहे कि आप साथ साथ कॉन्सेप्ट नहीं बता रही, कॉन्सेप्ट का टाइम गुजर चुका हुआ है। अच्छा जी, आपको ये इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूएंट्स पता होना चाहिए, अल्टीमेट कॉन्स्टिट्यूएंट पता होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूएंसी टेस्ट क्या होती हैं, जो 3 टाइप्स ऑफ टेस्ट हैं, ये आपको इनका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए विद एग्जांपल्स। उन्होंने एग्जांपल्स भी दी हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, वो 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको खाली डेफिनेशन पूछ सकते हैं, या वो 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको डेफिनेशन के साथ एग्जाम्पल देने का पूछ सकते हैं, ठीक है। इस तरह वो करके दे सकते हैं। तो आपको ये सारे टेस्ट का जो है कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए इन सारे टेस्ट का। जो ये पिंक वाली है ना हाईलाइट, ये है आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए। जो ये येलो वाली हैं, ये जब मैं लेसन्स बनाती थी ये तब के सेव हुए हैं, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। ये जी टॉपिक नंबर 102 पे आ जाए, हेड, कॉम्प्लीमेंट्स एंड मॉडिफायर। इसमें जी अब आपका ये जो हेड क्या होता है, आपका मॉडिफायर क्या होता है और आपका पोस्ट मॉडिफायर क्या होता है, ये आपको इसके कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। कॉम्प्लीमेंट क्या आपका होता है और आपके मॉडिफायर और कॉम्प्लीमेंट में डिफरेंस क्या है, ये भी आपको कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। लेसन नंबर 20 पे आ जाए जी। लेसन नंबर 20 में जी ये जो सिमेंटिक्स का है ना, ये जी आपको प्रैग्मेटिक्स और सिमेंटिक्स का फ़र्क पता होना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट पता होगा तो मेरे ख्याल से फ़र्क आपको इवेंचुअली पता लग जाएगा। तो जी आपको इन दोनों के कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, मतलब आपको कॉन्सेप्ट और डिफरेंस दोनों पता होने चाहिए। टाइप्स ऑफ साइंस आपको पता होने चाहिए कि 3 टाइप्स होती हैं, या तो वो 3 नंबर के क्वेश्चन में खाली नाम पूछ लेंगे, या वो आपसे डेफिनेशन के साथ पूछेंगे 5 मार्क्स के क्वेश्चन में। आइकॉनिक साइन होते हैं, इंडेक्सिकल साइन होते हैं, सिम्बॉलिक साइन होते हैं, ठीक है। आगे आ जाएंगे ये जी मीनिंग इज़ इक्वल टू एक्सटेंशन एंड इंटेंशन। ये जी एक्सटेंशन क्या होता है और इंटेंशन क्या होता है, ये जी आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, दिमाग में होना चाहिए। आगे आ जाए जी, आगे जो पॉलीसेमी और होमोनोमी में फ़र्क है ना, ये आपको पता होना चाहिए। आपको कॉन्सेप्ट अगर पता होगा तो आपको डिफरेंस भी करना आएगा। वो आपसे इसका डिफरेंस पूछ सकते हैं जी, क्या डिफरेंस है पॉलीसेमी और होमोनिमी में, ठीक है। और वंस अगेन मैंने ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत ही डिटेल में कवर किए हुए हैं, जाके लेक्चर सीरीज़ एक बार देख लें। टाइप्स ऑफ एविडेंशियलिटी, ये जी क्या है, क्या टाइप्स हैं, या तो वो नाम पूछ लेंगे आपसे, ठीक है। ये 5 कोई नाम है, ये 5 नंबर का पूरा क्वेश्चन पूछ आ जाएगा कि जी नाम बता दें, या तो वो टाइप्स के नाम पूछ लेंगे, या फिर कोई एक वो इस तरह करते हैं, कोई नाम दे के कहते हैं जी इसको थोड़ी सी डिटेल में लिखते हैं आप, ठीक है। 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछ लेंगे, 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछ लेंगे। आपको बस कॉन्सेप्ट ये के क्लियर होने चाहिए, ये होता है मेन एम कि आपको कॉन्सेप्ट जो आपके दिमाग में होना चाहिए। मे भी कोई ऐसा अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ जाता होता है, तो वो आपके कॉन्सेप्ट आपको उसका क्लियर होगा तो आप खुद से तो लिख सकेंगे ना। अब वो एक और भी मसला होता है, स्टूडेंट्स आके अक्सर कहते हैं जी अब ये 2026 है तो क्या इसमें ये वाली तैयारी कर सकते हैं, या क्या वाकई ये वाले क्वेश्चन आएंगे।
कोई भी टीचर आपको गारंटी नहीं देता कि ये यही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। ये बस पास्ट पेपर्स, जैसे कि आपके अक्सर ही मैट्रिक में होता है, आपके फर्स्ट टर्म में, आपके ये क्या कहते हैं, फर्स्ट टर्म कह रही हूँ, आपके ये इंटर में जैसे होता है, आपके पास्ट पेपर से की तरफ आप देखते हैं कि पास्ट पेपर्स में क्या क्या आया है, उसी तरह ये क्वेश्चन होते हैं। मे भी समटाइम ऐसा होता है कि नहीं वो क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें आप बताएं क्या कर सकते हैं, आप और टीचर क्या कर सकता है। तो ये आपका अल्टीमेट ये सोल्यूशन है इस बात का कि आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो। अगर अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ भी जाता है तो आप उसको अपने अल्फाज में लिख दें, ठीक है। कोई इतना लेंथी पेपर नहीं होता व्यू का कि आपको हॉल पड़ जाए। लेसन नंबर 21 पे आ जाएं जी। लेसन नंबर 21 ये जी, ये जो मेजर फॉर्म्स ऑफ रेफरेंस है ना, इनमें आपको एनाफोरिक रेफरेंस और कैटाफोरिक रेफरेंस, इन दोनों का पता होना चाहिए। इसका कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में होना चाहिए जी। ये एंडोफोरिक रेफरेंस है, इसको 2 सब टाइप में जो है डिवाइड किया गया। तो जी वो 2 सब टाइप ये हैं और इसका आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। मैगजिम्स ऑफ कन्वर्सेशन, सॉरी। तो जी ये जो मैगजिम्स हैं ये आपको पता होना चाहिए कि क्वांटिटी है, क्वालिटी है, रिलेशन है, मैनर है, ठीक है। ये आपके दिमाग में होना चाहिए, इसके कॉन्सेप्ट भी और इसके नाम भी। फिर जी आ जाए जी 3 मैगजीम्स ऑफ पोलाइटनेस पे। लैकॉफ ने ये दिया पोलाइटनेस का, उसने पोलाइटनेस के 3 मैगजीम्स दिए, 3 रूल्स दिए। ये जी 3 रूल्स आपको पता होने चाहिए। डोंट इम्पोज, गिव ऑप्शंस, मेक योर हियरर फील गुड, ठीक है। फैक्ट्स, फेसिस ऑफ स्पीच एक्ट्स जी 3 जो हमें ऑस्टिन ने स्पीच एक्ट्स दिए, लोकेशनरी एक्ट्स, इलोकेशनरी एक्ट्स, पर लोकेशनरी एक्ट्स। अगर वो 3 मार्क्स में देंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपको खाली नाम लिखेंगे। वैसे वो ऊपर मेंशन कर देते हैं कि नाम ही खाली चाहिए। 5 मार्क्स के क्वेश्चन में देंगे तो जाहिर सी बात है आप नाम के साथ उसकी डेफिनेशन भी लिखेंगे, उसका कॉन्सेप्ट भी देंगे। टाइप्स ऑफ स्पीच एक्ट जी, अकॉर्डिंग टू सीरियल ऑल स्पीच एक्ट्स फॉल इनटू 5 मेन टाइप्स जी। इसके मुताबिक 5 मेन टाइप्स में हो जाता है। तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन आपका बच सकता है। 5 नंबर के क्वेश्चन में आपसे नाम पूछ सकते हैं, तो आपने फिर ये नाम लिख देना है खाली, और अगर नहीं तो कोई वो एक दे के पूछेंगे जी बताइए इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो आपको इसके नाम और कॉन्सेप्ट दोनों आपके दिमाग में होने चाहिए। लेसन नंबर 22 पे आ जाए जी। वेराइटीज़ ऑफ लैंग्वेज। क्या वैरायटीज़ हैं लैंग्वेज की? अपस्टैंड, ऑसब्यू, डायलैक्ट। ये जी आपको इनका कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए, इसके 3 नाम भी पता होने चाहिए। शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है ये, ठीक है। अच्छा जी, लैंग्वेज डिफरेंस। लैक ऑफ प्रेजेंट अ सेट ऑफ बेसिक अजम्पशन अबाउट व्हाट मार्क्स आउट द लैंग्वेज ऑफ वुमेन। वुमन की लैंग्वेज की खसूसियात आपसे पूछी जा सकती हैं जो कि लैक ऑफ ने दी। तो ये जी कुछ खसूसियात हैं, ये आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, आपके दिमाग में होनी चाहिए। या आपसे वुमेन की पूछ लेंगे, ठीक है, कि खाली वुमेन की बताएं। यहाँ आपसे डिफरेंस पूछ लेंगे कि मैन और वुमेन की लैंग्वेज में आपने क्या डिफरेंस, ठीक है, कुछ डिफरेंस आपसे पूछेंगे। तो फिर जी ऑर्डर वर्सेस सजेशन, कन्फ्लिक्ट वर्सेस कॉम्प्रोमाइज़, ये सारे मैन और वुमेन के डिफरेंस ही बताए हुए हैं। एडवाइस वर्सेस अंडरस्टैंडिंग, स्टेटस वर्सेस सपोर्ट, डोमिनेंसी थ्योरी कि मैन आर मोरली लाइकली टू इंटरप्ट देन वुमेन टू शो देयर डोमिनेंस। के मैन की लैंग्वेज में ये देखा गया है कि वो वुमेन को ज़्यादा इंटरप्ट करना पसंद करते हैं टू शो देयर डोमिनेंसी, ठीक है। ये जो डिफरेंट उन्होंने डिफरेंस पूछ सकते हैं वो। टॉपिक नंबर 120 पे आ जाए जी, लैंग्वेज कॉन्टैक्ट। कॉजेज़ ऑफ लैंग्वेज कॉन्टैक्ट, इसमें से कोई 5 नाम आपने याद कर लेना। को जो भी इजी रट्टा लग सकता है ना, जो भी इजी नाम का रट्टा लग सकता है वो दिमाग में रख लेना बस, ठीक है।
नहीं नहीं, रटाना रटाना गए, वैसे ही कॉन्सेप्ट होगा तो आ ही जाएगा दिमाग में। काइंड्स ऑफ बाइलिंगुअलिज्म जी, कौन कौन सी काइंड्स हैं बाइलिंगुअलिज्म की? सिमिल्टेनियस बाइलिंगुअल, एडिटिव बाइलिंगुअल, सब्सट्रैक्टिव बाइलिंगुअल। 3 नाम भी पूछ सकते हैं, डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं। तो लेसन नंबर 23 पे आ जाए जी। ये जी लेक्सिकल डेंसिटी क्या होती है? ये कौन सा टॉपिक है? डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ, क्या है ये? डिस्कोर्स एनालिसिस। डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ डिस्कोर्स एनालिसिस, ये जी उसमें आ रहा है। लेक्सिकल डेंसिटी क्या होती है, नॉमिनलाइजेशन क्या होती है, एक्सप्लिसिटनेस क्या है, कॉन्टेक्चुअलाइजेशन क्या है, स्पॉन्टेनिटी क्या है, रिपीशन, हेजिटेशन एंड रिडंडेंसी, ये सारे एस्पेक्ट हैं आपकी डिस्कोर्स एनालिसिस के, जो आपके रियल ज़िंदगी में जो होती है कन्वर्सेशन उसके, ये आपको उसकी जो होती है फ़र्क पता होना चाहिए कि आपके जो रिटन, एक जो रिटन कन्वर्सेशन होती है, एक रिटन टेक्स्ट होता है, और एक जो स्पोकन कन्वर्सेशन होती है, उसमें क्या फ़र्क होता है, ये फ़र्क भी बताया हुआ है, ये खसूसियात भी बताई हैं। लेक्सिकल डेंसिटी से यही मुराद होता है ना, रिटन डिस्कोर्स टेंड्स टू बी मोर लेक्सिकल डेंस बिकॉज ऑफ द रेशियो ऑफ कंटेंट वर्ड्स, कि आपका जो रिटन कॉन्टेक्स्ट है, रिटन टेक्स्ट जो होता है वो ज़्यादातर लेक्सिकल डेंसिटी से भरा होता है, बहुत ज़्यादा उसमें वर्ड्स होते हैं, वो कोई छोटे छोटे जुमलों पे मुश्तमिल नहीं होता, जैसे हम छोटे छोटे जुमलों में एक दूसरे से कन्वर्सेशन करते हैं। तो ये सारा फ़र्क भी है, ये उसके खसूसियात भी हैं। तो आपसे किसी भी तरह पूछ सकते हैं, वो नाम पूछ सकते हैं, नाम ही पूछेंगे, जितना लंबा क्वेश्चन है नाम ही शायद पूछें, तो नाम याद कर लें, फ़र्क तो आपको फिर पता ही होना चाहिए। ठीक है, टॉपिक नंबर 124, कन्वर्सेशनल एनालिसिस CA। ये जी कुक ने जो हमें कहा, कुक सेज दैट टॉक में बी क्लास्ड एज कन्वर्सेशन व्हेन, आपकी कन्वर्सेशन कब कन्वर्सेशन कहलाएगी? कुक ने इस बारे में 5 चीज़ें बताई हैं, आपको ये 5 चीज़ें पता होनी चाहिए कि कैसे आपकी कन्वर्सेशन कहलाई जाएगी। ठीक है, अजम्पशंस ऑफ CDA, क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस, ये जी क्या क्या अजम्पशंस हैं, ये जी आपको पता होने चाहिए। लेसन नंबर 24 पे आ जाए, टीचिंग वर्ल्ड इंग्लिशेस। इसमें जी ये जो आपके फर्स्ट सेट में कौन कौन से आते हैं, सेकंड सेट में कौन कौन से आते हैं, और थर्ड सेट में कौन कौन से आते हैं, जैसे कि इनर सर्कल, आउटर सर्कल, एक्सपेंडिंग सर्कल्स, ठीक है ना, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, मॉडल ऑफ काचरू। उसके जी फर्स्ट सेट में क्या आता है, सेकंड सेट में क्या आता है, थर्ड सेट में क्या आता है, ये जी आपको इसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, मैंने इसका डिटेल में बताया हुआ है। आगे आ जाएं जी, टॉपिक नंबर 130, प्रोफाइल्स अक्रॉस कल्चर्स एशियन इंग्लिश पार्ट 2। ये जो करेक्टरिस्टिक्स हैं हमारी साउथ एशियन इंग्लिश के, ये आपको करेक्टरिस्टिक्स पता होने चाहिए, क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं हमारी इंग्लिश के, जिसकी वजह से हमारी इंग्लिश बहुत प्रोमिनेंट है। कोई से 5 आपको आ जाएँ बस काफ़ी हैं, 5 आ जाएंगे तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, तो फिर भी आप उसे कवर कर लेंगे। आगे जी आ जाइए, 3 कैटेगरीज ऑफ ओपिनियन। क्या कैटेगरीज होती हैं ओपिनियन की, वो आपको पता होने चाहिए। ये जी ये जो अफ्रीकन इंग्लिश के खसूसियात हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। ये जो सारा पिंक मैंने किया हुआ है हाईलाइट, अ थर्ड टाइप ऑफ अफ्रीकन इंग्लिश स्ट्रक्चर, ये सारी उसकी खसूसियात हैं अफ्रीकन इंग्लिश की। ठीक है, फिर जी उसमें कॉइनेज आती है, कंपाउंडिंग भी होती है, ये सारी वही है ना। बेसिकली आपने ये सारा टॉपिक एक बार बस रीड आउट करना है, अपने दिमाग में एक कॉन्सेप्ट उसका बिठाना है, उसकी खसूसियात का। ठीक है, कोई 5 खसूसियात हो जाएंगी ना दिमाग में, वो कोटा पूरा हो जाएगा 5 का, तो बस ख़त्म कर देना उस चीज़ को। आगे आ जाए जी, लेसन नंबर 25, टीचिंग ऑफ वोकैबुलरी।
टॉपिक नंबर 134 पे आ जाए, रिमेंबरिंग वर्ड्स। हम वर्ड्स को रिमेंबर कर सकते हैं। कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिसको फॉलो करके हम वर्ड्स को रिमेंबर करते हैं, कि जिसको याद कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप, द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड, स्पोकन एंड रिटन फॉर्म्स। ये जी सारे आपको बताए गए हैं, कोई से 5 आपको इसमें से याद होने चाहिए, नाम भी और कॉन्सेप्ट भी। टॉपिक नंबर 135, प्रेजेंटेशन एंड टीचिंग ऑफ वोकैबुलरी। ट्रेडिशनल अप्रोच क्या होती है, ठीक है, उसकी क्या खुसूसियात होती हैं, और जी ये जो क्या कहते हैं आगे, स्टूडेंट सेंटर अप्रोच क्या होती है। ट्रेडिशनल अप्रोच में टीचर सेंटर्ड होती है, ठीक है, और दूसरी जो होती है वो स्टूडेंट सेंटर्ड होती है। तो ये जो ट्रेडिशनल अप्रोच है ना, ट्रेडिशनल अप्रोच एंड टेक्निक्स, इसमें जी आपको ना उसकी कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि क्या होती है ट्रेडिशनल अप्रोच। विजुअल एंड वर्बल टेक्निक ट्रांसलेशन ये होता है, और एक तो ये एक्सक्यूज़ कह रही हूँ, एक तो ये इसकी हो गई ना खूबी के विजुअल होती है टेक्निक, एक दूसरी खूबी हो गई वर्बल टेक्निक होती है, एक तीसरी खूबी होगी ट्रांसलेशन इसमें सिखाई जाती है, चौथी इसमें क्या होता है टीचर सेंटर्ड होती है। आपकी 4 तो यहाँ पे हो गई, बकाया यहाँ से आपने ये सारा आपने एक बार पढ़ लेना है, ठीक है। ये आपको इसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, बल्कि नहीं, ये ट्रांसलेशन और वर्बल टेक्निक और विजुअल टेक्निक की ना गहराई में मत जाएं, बस आपने ना इसके ये 4 ही याद रखने हैं, ठीक है। ट्रेडिशनल अप्रोच में ये चीज़ आती है। स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग, इसमें क्या होता है। टॉपिक नंबर 136 पे आ जाएंगे, स्ट्रेटजीज फॉर टीचिंग वोकैबुलरी पार्ट 1, क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ वोकैबुलरी। ये सारा आपको क्राइटेरिया पता होना चाहिए कि व्हाट वोकैबुलरी टू टीच, क्या कौन सी वोकैबुलरी, क्या क्राइटेरिया है आपकी वोकैबुलरी सिखाने का, क्या होना चाहिए, क्या होता है टीचर्स को। ये जी फ्रिक्वेंसी उसमें आती है, रेंज आती है, अवेलेबिलिटी एंड एक्सपेडिएंसी आती है, ये सारे मैंने कवर किया हुआ है। आपको क्राइटेरिया पता होना चाहिए, कोई 5 क्राइटेरिया पता होंगे काफ़ी होंगे। नाम और कॉन्सेप्ट मैं आपको इसलिए कहती हूँ कि भाई जैसे मैं पहले कह चुकी हूँ, या तो वो नाम देते हैं, नाम पूछ लेते हैं, या वो कॉन्सेप्ट पूछ लेते होते हैं, तो आपको दोनों पता होने चाहिए। लेसन नंबर 26 पे आ जाए, टीचिंग ऑफ ग्रामर। टॉपिक नंबर 139, द डिडक्टिव अप्रोच। जी डिडक्टिव अप्रोच का क्या कॉन्सेप्ट है, और आगे इंडक्टिव अप्रोच भी आएगी। डिडक्टिव अप्रोच का क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे टीचर इसमें आपको अप्रोच करती है, क्या क्लासरूम होती है, टीचर सेंटर्ड होती है, लर्नर सेंटर्ड होती है, क्या इसका पूरा कॉन्सेप्ट है, इसका आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए द डिडक्टिव अप्रोच का, ठीक है। एट्रीब्यूट्स ऑफ अ गुड रूल। गुड रूल के क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं, ये सारे आपको उसकी खुसूसियात पता होनी चाहिए। फिर जी अगर डिडक्टिव अप्रोच है तो इंडक्टिव अप्रोच है, दोनों का कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए, दोनों का डिफरेंस भी पता होना चाहिए कि डिडक्टिव अप्रोच में क्या होता है, इंडक्टिव अप्रोच में क्या होता है। तो ये जी सारा आपको कॉन्सेप्ट उसका पता होना चाहिए। नाउ कॉन्सेप्ट पता होने से मुराद ये नहीं है कि मैं आपको ये कह रही हूँ कि आपने ये इंडक्टिव अप्रोच का इट से शुरू करना है और आपने ये जी इसका यहाँ तक ख़त्म कर लेना है रूल तक, ना ना ना, आपने बस इसे एक रीड करना है, एक बार इसे रीड करना है। आपने कोई 5 खुसूसियात अपने दिमाग में उसकी एक बुलेट पॉइंट्स बना लेने हैं कि जी ये 5 इसकी खुसूसियात हैं, ठीक है। इससे ये होगा, पता नहीं क्या होगा, बहरहाल सारा नहीं याद करना। रेलिवेंट टर्म्स जी, नोशन क्या होता है, फंक्शन क्या है, सिचुएशन क्या है,
ये आपको पता होना चाहिए। किसका क्या है? हाँ जी, यही है। फंक्शनल नोशनल अप्रोच में वो आपसे पूछ सकते हैं कि जी फंक्शनल नोशनल अप्रोच में नोशन का क्या कॉन्सेप्ट है, फंक्शन का क्या कॉन्सेप्ट है और सिचुएशन का क्या कॉन्सेप्ट है। आगे आ जाए जी, लेसन नंबर 27 पे आ जाए, टीचिंग ऑफ प्रोनाउंसिएशन, द एस्पेक्ट्स ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ प्रोनाउंसिएशन। जी क्या फंडामेंटल एस्पेक्ट्स हैं जी, आपको कोई 5 इसमें से पता होने चाहिए। टॉपिक नंबर 146 पे आ जाए, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोनाउंसिएशन। जी कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं प्रोनाउंसिएशन पे, इसके जी भी कोई 5 आपको पता होने चाहिए, नाम भी कॉन्सेप्ट भी। टॉपिक नंबर 1 नहीं, ये नहीं है। आगे आ जाए जी, ये जो प्रोसोडिक फैक्टर्स हैं ना, फीचर्स, इसमें इंटोनेशन आ जाता है, स्ट्रेस आ जाता है, लाउडनेस आ जाती है, लाउडनेस ऑफ स्ट्रेस आ जाता है, पिच आ जाती है, सारे आपको इसके जो है कॉन्सेप्ट आपके दिमाग, कॉन्सेप्ट नहीं, नाम खाली पता होने चाहिए कि प्रोसोडिक फीचर्स क्या होते हैं। ठीक है। टीचिंग प्रोनाउंसिएशन टू बिगनर्स। जी बिगनर्स को अगर आप प्रोनाउंसिएशन सिखाएंगे तो आपको कौन से 3 ऐसी चीज़ें हैं जिसको, ये 3 ऐसे एरियाज़ हैं जिनको कवर करना चाहिए, वो जी ये 3 चीज़ें हैं जो, तो जी आपको इसके नाम पता होने चाहिए कि वो पूछ सकते हैं कि बिगनर्स को सिखाने के लिए कौन से ऐसे एरियाज़ को पहले कवर करना चाहिए जी। ठीक है। लेसन नंबर 28 पे आ जाए जी, ये जी इनक्यूबेशन जो होती है ना एक स्टेज, ये कौन सी, हम प्रोसेस ऑफ क्रिएटिव राइटिंग, जो क्रिएटिव राइटिंग में इनक्यूबेशन जो स्टेज है ना, ये आपको इसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि क्या है बेसिकली। ठीक है। आगे आ जाए जी बेसिक स्ट्रक्चर पर। क्या होता है बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएटिव नॉन फिक्शन का? बेसिक कंस्ट्रक्शन का बेसिक स्ट्रक्चर ये होता है, दिस इज़ द इंडिस्पेंसिबल स्ट्रक्चर नोन एज इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन। कि वो पूछ सकते हैं क्या बेसिक कंस्ट्रक्शन है, तो ये जो 3 नाम है ना, कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन आता है, फिर बॉडी आती है, फिर कंक्लूजन आता है। ये जी आप 3 बुलेट्स पॉइंट में बना के 3 मार्क्स के क्वेश्चन में लिख सकते हैं, और ये जी इंडिस्पेंसिबल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। लेसन नंबर 29 पे आते जी, इसमें कुछ भी नहीं है। लेसन नंबर 30 पे आ जाए जी, करिकुलम वर्सेस सिलेबस। MCQs कह रही हूँ, फ़र्क पता होना चाहिए आपको। फिर जी आ जाए जी, it must harmonize the 3 context within which it is located। सिलेबस को कौन से ऐसे 3 कॉन्टेक्स्ट के साथ ज़रूर लोकेटेड होना चाहिए, हार्मोनाइज होना चाहिए जी। 3 कॉन्टेक्स्ट जो हैं वो आपको पता होने चाहिए। आगे आ जाए जी, लर्निंग स्टाइल और लर्निंग स्ट्रेटजी का क्या कॉन्सेप्ट है, मतलब इसका फ़र्क क्या है। डेफिशिएंसी एनालिसिस क्या होता है। लेसन नंबर 31 है, 31 पे आ जाए जी। इसमें जी फॉलोइंग फैक्टर्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर प्रोवाइडिंग इफ़ेक्टिव फीचर्स। वो कौन कौन से इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं इफ़ेक्टिंग टीचिंग को प्रोवाइड करने के 5 फैक्टर्स हैं, ये आपको पता होने चाहिए। पर्पस ऑफ इवैल्यूएशन, पर्पस तो नहीं खाली कर सकते। 3 किस्म की इवैल्यूएशन होती हैं, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, इल्यूमिनेटिव इवैल्यूएशन, समेटिव इवैल्यूएशन। आपको इन दोनों के कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, प्लस नाम भी पता होने चाहिए। लेसन नंबर 32 पे आ जाए जी, ये जी आ जाए, वैन गिव 6 की रीजंस। किसकी, टॉपिक क्या था, रीज़न टू अप्लाई लिटरेचर टू ESL टीचिंग। तो जी 6 रीजंस दी हैं, आपको कोई 5 भी याद होंगी तो चल जाएगा काम। ठीक है।
टॉपिक नंबर 175 बेनिफिट्स ऑफ डिफरेंट जनरस ऑफ लिटरेचर। तो जी जो ये डिफरेंट जनरस हैं टीचिंग के, इसमें पोइट्री के कुछ बेनिफिट्स बताए गए हैं। अकॉर्डिंग टू सुराग द बेनिफिट्स ऑफ पोइट्री आर, ये कुछ बेनिफिट्स हैं, ये आपको पता होने चाहिए। ठीक है, लेसन नंबर 30 पे आ जाए जी, 33 पे सॉरी आ जाए जी। लेसन प्लानिंग। लेसन प्लानिंग में when thinking about an English lesson it is useful to keep the following 3 elements in mind। जब आप इंग्लिश लेसन को प्लान करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपके दिमाग में कोई ऐसे 3 एलिमेंट्स ज़रूर होने चाहिए उस लेसन में। वो कौन कौन से 3 एलिमेंट्स हैं, बस आपको इसके नाम याद करने हैं। टू इंगेज, टू स्टडी, टू एक्टिवेट के मतलब अब देखें कॉमन सेंस ना यूज़ किया करें। अगर वो वहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है ना कि कोई से 3 एलिमेंट्स बताएं, तो खाली आपने टू इंगेज नहीं लिख देना होता, आपने लिखना होता है टू इंगेज स्टूडेंट। फर्स्ट एलिमेंट ये होता है टू इंगेज द स्टूडेंट। खाली आप अगर लिख देंगे ना टू इंगेज तो वो ना नंबर कट जाएंगे, वो तो एग्जामिनर को समझ ही नहीं आएगा आपने क्या क्या इंगेज लिखने को बोला है, क्या क्या इसे किसे इंगेज करना है। ये तो आपने नाम उन्होंने लिखे हैं, आगे कॉन्सेप्ट उनके बताए गए हैं डिटेल में। ठीक है, आगे आ जाए जी। फॉलोइंग रिसोर्सेज आर हेल्पफुल इन लेसन प्लानिंग। वो कौन कौन से रिसोर्सेज हैं जो कि हेल्पफुल हैं टेक्नोलॉजी की मदद से। माइंडेड टेक्नोलॉजी के मुताबिक, टेक्नोलॉजी के आने के मुताबिक, टेक्नोलॉजी की मदद के बाद कौन कौन से रिसोर्सेज हैं जो हेल्पफुल साबित हुए हैं लेसन प्लानिंग में। ये सारे रिसोर्सेज हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। लेसन नंबर 34 पे आ जाए जी। टॉपिक नंबर 183 टीचिंग इन क्रॉस कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। सबसे पहले जी व्हाट इज़ योर कल्चरल इंटेलिजेंस। ये तो बना बनाया एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ योर कल्चरल इंटेलिजेंस। फिर जी हाउ डू यू गेन कल्चरल इंटेलिजेंस। फिर दूसरा क्वेश्चन हाउ डू यू गेन कल्चरल इंटेलिजेंस। फर्स्ट स्टेप ये है, नेक्स्ट ये है, फाइनली ये है। तो ये जी आपको सारा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। टॉपिक नंबर 184 स्ट्रेटजीज़ फॉर क्लासरूम मैनेजमेंट। ये जी खाली आपको ये जो एक एक लाइन का स्टेटमेंट दी हुई है ना, गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है, आगे से पॉइंट्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस एक एक लाइन का जो स्टेटमेंट दी हुई है ना, ये आपने अपने कोई से 5 स्टेटमेंट अपने दिमाग में रखनी है, कोई से 5 स्ट्रेटजीज़ आपने अपने दिमाग में रखनी है कि जी कौन कौन से ऐसी स्ट्रेटजीज़ हैं जो क्लासरूम मैनेजमेंट में मदद देती हैं, कोई सी 5 बताएं। टॉपिक नंबर 185 मैनेजिंग डिसरप्टिव बिहेवियर। जी आप कैसे डिसरप्टिव बिहेवियर मैनेज करेंगे। वो इस तरह भी अक्सर सवाल पूछ लेते होते हैं कि जी अगर आप टीचर होती तो बताएं जी आपकी क्लास में बच्चा इस तरह बिहेव करता, डिसरप्टिव बिहेवियर करता, तो आप कैसे मैनेज करती। तो फिर वहाँ पे ना आपने यही छाप देना है, बस नाम जो हैं वो छाप देने आपने कि जी टीचिंग एक्सपेक्टेड बिहेवियर, इन्फोर्स अप्रोप्रिएट क्लासरूम बिहेवियर। जी कोई 5 आपको पता होना चाहिए इसमें से। चीटिंग, हाउ डज चीटिंग इफ़ेक्ट इंडिविजुअल एंड ग्रुप लर्निंग। कैसे इफ़ेक्ट करती है, तो ये सारा मैंने कवर किया हुआ है। ठीक है, लेसन नंबर 35 पे आ जाए जी। टॉपिक नंबर 189 लैंग्वेज नॉलेज एंड अवेयरनेस। फॉलोइंग आर द फैक्टर्स आर लैंग्वेज टीचर शुड नो बिफोर ही शी स्टार्ट टीचिंग। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, ये सारे बस नाम आपको कोई 5 पता होने चाहिए। टॉपिक नहीं, ये तो नहीं है। लेसन नंबर 36 पे आ जाए जी। बाय कॉल, YCALL। तो जी इसमें आप जितने ज़मीन आसमान के कलाबे मिला सकते हैं ना कॉल के, आपने मिला देने हैं। कोई 5 बुलेट्स पॉइंट बना के लिख देने हैं। ठीक है,
अब आप खुद ऑनलाइन एक यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो आपको आसान होना चाहिए बुलेट्स पॉइंट बना के उसमें उसके फ़ायदे लिखना, ठीक है। जो जो फ़ायदे आपको व्यू में नहीं ना मिले ऑनलाइन होने की वजह से, वो सारे आपने ना लिख देने हैं। लेस नहीं, अच्छा जी, अब जी यूज़ ऑफ इंटरनेट पे आ जाए जी। द फॉलोइंग इंटरनेट एप्लीकेशन में बी यूज फॉर लैंग्वेज टीचिंग। कौन कौन सी इंटरनेट एप्लीकेशंस हैं जो कि लैंग्वेज टीचिंग में आती हैं? ये 3 नाम आपको पता होने चाहिए कि फ़ाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल FTP, वर्ल्ड वाइड वेब एंड इलेक्ट्रॉनिक मेल। ये आपको ये तीनों नाम पता होने चाहिए, ठीक है। और किस तरह यूज़ होते हैं वो भी अगर पता कर लेंगे तो मेरे ख्याल से कुछ हो नहीं जाएगा, नहीं। अच्छा जी, अब ये जो कॉर्पोरा एंड कॉनकॉर्डेंस है ना, कॉनकॉर्डेंस का जो एक प्रोग्राम सॉफ्टवेयर है ये बनाए गए हैं। ये टीचर्स को कैसे मदद देते हैं और ये स्टूडेंट को कैसे मदद देते हैं, लर्नर्स को, ये जी आपको पता होना चाहिए। लेसन नंबर 37 पे आ जाए जी। फैक्टर्स अफेक्टिंग L2 मोटिवेशन। देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स इंटरफेयरिंग लर्निंग L2 मोटिवेशन। वो कौन कौन से मोटिवेशन फैक्टर्स हैं जो कि इफ़ेक्ट करते हैं मोटिवेशन पे जी। एटीट्यूडनल फैक्टर्स में कल्चरल इंटरेस्ट आता है, एटीट्यूड्स टुवर्ड L2 कम्युनिटी आता है। ये बस खाली आपको नाम पता होने चाहिए कोई 5, बल्कि एटीट्यूडनल फैक्टर्स तो हैं भी 5। ये आपका 5 नंबर का बन सकता है, ठीक है। क्वेश्चन फिर जी आ जाए आगे। ये जी क्या है, ये स्कोवल ने जो दिया था फैसिलिटेटिंग और डिलिबरेटिंग एंग्जाइटी, इन दोनों का आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। और परफॉर्मेंस बेस्ड एंग्जाइटीज़ जो होती हैं वो 3 किस्म की होती हैं। या 3 किस्म के नाम भी आपको पता होना चाहिए और इनका कॉन्सेप्ट भी आपको पता होना चाहिए। इंट्रिंसिक रिवॉर्ड, टीचर जो होती है, टीचर कोई टीचिंग करती है तो वो कौन से ऐसे रिवॉर्ड्स हैं जो जिनके पीछे लग के उसे मोटिवेशन मिलती है। वो इसमें से कोई ये जो 5 ही हैं टोटल, 1 2 3 4 5, हाँ जी 5 ही हैं। ये आपको 5 नाम पता होना चाहिए। इसके अलावा जी आपको ये सेंस ऑफ एफिकेसी क्या होती है, टीचिंग एफिकेसी क्या होती है, पर्सनल एफिकेसी क्या होती है, ये जी आपको इसका कॉन्सेप्ट भी पता होने चाहिए। लेसन नंबर 88 पे आ जाए जी। हॉलीडे ने जो 3 ह्यूरिस्टिक कैटेगरीज दी ELT में लैंग्वेज लर्निंग की, ये आपको बस नाम पता होने चाहिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट भी कर लें। हाँ, वो ये भी पूछ सकते हैं कि लैंग्वेज थ्रू लर्निंग क्या हो सकता है, लैंग्वेज अबाउट लर्निंग क्या होता है और लैंग्वेज लर्निंग क्या होता है। वो कोई एक भी आपको दे के पूछ सकते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट बताएं क्या होता है इस क्लास में। तो जी फिर आपको कॉन्सेप्ट भी जाहिर सी बात है देना पड़ेगा। खुद से दे सकते हैं तो दे दें, नहीं तो एक बार आप रीड आउट कर लें। लेसन नंबर 39 पे आ जाए जी। इसमें जी आपको ये जो हिस्टोरिकल फैक्टर्स हैं जिनकी मदद से बहुत स्कोप बढ़ा ELT की रिसर्च में, कोई 5 आपको फैक्टर्स पता होने चाहिए। और आप पाकिस्तान के रिसर्च कल्चर में को कैसे प्रमोट करेंगे, कौन से वेज हैं जिसकी वजह से आप प्रमोट करेंगे, या आपको बस खाली नाम पता होने चाहिए इनके कि क्या क्या वेज हैं। हेडिंग्स बस आपको आपके दिमाग में होनी चाहिए बस जी, और आगे नहीं है। और कोई ये मत कहे कमेंट में आके बहुत ज़्यादा सिलेबस है, आपका वैसे ही बहुत ज़्यादा सिलेबस है, ये तो फिर बीच में से क्वेश्चन दिए गए बता दिए गए हैं, ठीक है। तो जो बता दिए गए हैं उनका अच्छे से कॉन्सेप्ट कर लें और नाम उनके याद कर लें और अपना बेस्ट दें, आगे अल्लाह पे छोड़ दें, ठीक है। इसी के साथ होता है हमारा लेसन ख़त्म। अपना ध्यान रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।